नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे इमरती देवी की, जो कि फिर पहुंची पंडोखर सरकार के दरबार में। पंडोखर सरकार ने इमरती देवी को चुनाव हारने वाले नेता के नाम से इशारा दिया था। इमरती देवी फिर दरबार में मौजूद हैं और मंत्री सुरेश राठखेड़ा धाकड़ भी पहुंचे हुए हैं पंडोखर सरकार के दरबार में। इमरती देवी के साथ साथ धाम पर मंत्री भी पहुंचे हुए हैं, राजनीतिक भविष्य को लेकर पहुंचे हैं पंडोखर सरकार के दरबार में। तो इमरती देवी एक बार फिर से पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंची हैं और पंडोखर सरकार ने इमरती देवी को चुनाव हराने वाले नेता के नाम से एक इशारा दिया था, जिसका वीडियो भी काफी वायरल सोशल मीडिया में हो रहा है। दोपहर में पहुंची थी इमरती देवी पंडोखर सरकार के दरबार और अब मंत्री सुरेश राठखेड़ा भी पहुंचे हुए हैं। इमरती देवी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो मंत्री सुरेश राठखेड़ा धाकड़ भी पहुंचे हैं अब पंडोखर सरकार के दरबार में। राजनीतिक भविष्य को लेकर पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंचे हैं मंत्री राठखेड़ा। तो दोपहर को इमरती देवी, पूर्व मंत्री इमरती देवी पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंची थी, हाजिरी लगाई थी और पंडोखर सरकार ने चुनाव हराने वाले नेता का इशारों में जवाब दिया था। का दर्शन करें, हारे वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया। सिंधिया समर्थक मानी जाने वाली पूर्व मंत्री इमरती देवी पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंची। इमरती देवी ने जो सवाल किया और जो जवाब मिला, पहले वो सुनिए। एक तो मैं राजनीति बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया, और दूसरी मेरी बिटिया की बिटिया नातनी मेरी 3 साल की हो गई, अब वो बोलती नहीं। दो मेरे हाथ में पकड़िए। हमें लिखा है राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। पंडोखर सरकार के दरबार में इमरती देवी का पूछा गया सवाल और जवाब का वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने इस वीडियो को लेकर बीजेपी को घेरा। विधानसभा चुनाव 2023 वाला भी हो जाने दीजिए। अभी पता नहीं भाजपा के नेता कौन कौन सी सरकार के पास जाएंगे और क्या क्या बयान आएंगे। उधर बीजेपी ने इमरती देवी की हार में भितरघात की बात से साफ इनकार किया। कोई भी आध्यात्मिक बात हो, गुरु हो, महाराज हो, ये व्यक्ति की निजी आस्था का विषय रहता है। उसका सम्मान वो व्यक्ति कितना करता कितना नहीं करना है उस पर ही निर्भर है। लेकिन हमें ये भी बहुत स्पष्ट है कहना कि भारतीय जनता पार्टी जिस परिवार भाव के साथ काम कर रही है, उसमें किसी तरह का भी आक्षेप लगाने का कोई काम हो ही नहीं सकता। इमरती देवी की हार बड़ी थी और ये शायद वो अब तक नहीं भूल पाई हैं। हालांकि इस वीडियो को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। तो पंडोखर सरकार के दरबार में इमरती देवी के पहुंचने पर चर्चाएं गर्म हो गई और जो सवाल पूछा जवाब आया वो भी काफी चर्चाएं बटोर रहा है। इस पर सियासत भी हो रही है। चलिए और अधिक चर्चा के लिए हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जितेंद्र, जब इमरती देवी चुनाव हारी थी, कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि भितरघात की वजह से, अपनों की ही वजह से इमरती देवी चुनाव हार गई। अब पंडोखर सरकार के दरबार में भी उनको वैसा ही जवाब मिला है, जिसके चलते अब उस बात को, कांग्रेस की पुरानी उस बात को अब और भी ज्यादा बल मिल रहा है। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो पूर्व मंत्री अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बाबा की शरण में पहुंची हैं। जाहिर सी बात है, उन्हें संकेत भी मिल चुके हैं कि आखिरकार उनकी हार के पीछे कौन से नेता हैं। जाहिर सी बात है, इशारों में बाबा ने सब कुछ उन्हें बता भी दिया है, मगर उसके बाद फिर से वो इन सारी चीज़ों पर और ज़्यादा मजबूती से जानने के लिए दोबारा बाबा की शरण में पहुंची। और ये बात स्पष्ट भी है, न्यूज़ 18 ने उस समय जिस समय इमरती देवी चुनाव लड़ रही थी, उनके पल पल उनके साथ रहे थे और हर चीज़ की जानकारी थी। हालांकि
बड़ी मजबूती से इमरती देवी ने चुनाव लड़ा था। ये राजनीतिक समीकरण है कि वो काफ़ी नज़दीकी से हार गई। हालांकि अब हार का समीकरण में जुटा रही है, मगर आगे अपना भविष्य किस तरह से राजनीति में रहेगा उसको लेकर सरकार के राज्य मंत्री हैं वो भी पहुंचे हैं, इमरती देवी भी पहुंची हैं। जाहिर सी बात है, बूथ को छोड़कर भविष्य के बारे में चिंता करने के लिए दोनों ही राजनेता पहुंचे हुए हैं। सुमित, ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सिवनी में बीजेपी के युवा मोर्चा का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। उद्घाटन सत्र में सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। प्रशिक्षण शिविर 2 दिन तक चलेगा। सिवनी में बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर का आगाज हो चुका है। पहले दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के अलावा मंत्रियों ने शिरकत की। सीएम ने बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और उनके काम की तारीफ की। बीजेपी के इस प्रशिक्षण शिविर को 2023 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इशारों में इसका संकेत भी दिया। ये रूटीन प्रोसेस है भारतीय जनता पार्टी का। अपने मोर्चों के भी प्रशिक्षण होना मंडल स्तर तक पार्टी में करते हैं और मोर्चों के भी प्रशिक्षण हमारे आज यहाँ पर प्रदेश का प्रशिक्षण संपन्न हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के काम में जो कई प्रकार के छल कपट और राजनीति के चैलेंजेज हैं उनको भी युवा हमारा मध्य प्रदेश के अंदर इनको जवाब देते हुए अपने संगठन के कार्य को विस्तार को और सुदृढ़ीकरण को करेगा। सरकार के रोजगार मेले में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। यही नहीं, शिविर में कार्यकर्ताओं को आदिवासी इलाकों में युवाओं को जोड़ने का भी टास्क दिया गया है। वहीं जयस और गोंडवाना गणतंत्र जैसी पार्टियों का भी बीजेपी युवा मोर्चा डटकर मुकाबला करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 22 नवंबर को एमपी के बुरहानपुर पहुंचेगी। राहुल गांधी की पदयात्रा का रोड मैप तैयार है। इंदौर और उज्जैन पर पूरा फोकस नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखें। बाईस नवंबर को राहुल गांधी बुरहानपुर के बोदरली गांव से मध्य प्रदेश में एंट्री करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंदौर और उज्जैन से गुजरेगी। मसलन 20 नवंबर को राहुल के मध्य प्रदेश पहुंचने की संभावना। 22 नवंबर को बुरहानपुर के बोदरली गांव से शुरुआत होगी पदयात्रा की। 22, 23, 24 नवंबर को पदयात्रा एमपी में जारी रहेगी। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन से गुजरेगी पदयात्रा। खंडवा में ओमकारेश्वर और मां नर्मदा की पूजा करेंगे राहुल। खंडवा में रात्रि विश्राम के बाद इंदौर, उज्जैन के लिए बढ़ेगी यात्रा। महाकाल के दर्शन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल। देवी अहिल्या और बड़ा गणपति का दर्शन भी करेंगे राहुल। बाबा साहेब और टंटिया मामा की जन्मस्थली भी जाएंगे राहुल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है। बुरहानपुर के रास्ते मध्य प्रदेश में यात्रा दाखिल होगी और उनका जो पूरा रोड मैप रहने वाला है, एक्सक्लूसिव मैप इस समय आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 के पास है। बुरहानपुर में यात्रा पहुंचेगी 20 तारीख को। 21 तारीख को जो पदयात्री हैं वो यहाँ बुरहानपुर में विश्राम करने वाले हैं और इसके बाद 22 तारीख को जो बोडरली गाँव है वहां से सुबह 6:30 बजे यानी कि बुरहानपुर से ही खंडवा की ओर जाने वाला जो रास्ता है वहां पर ये जो पूरी यात्रा है वो शुरू होने वाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज से मुलाकात की और प्रशासनिक मदद की मांग की। उस यात्रा की तैयारी और शासन की जो ड्यूटी है उनके संबंध में चर्चा करने गया था। मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह ने आश्वासन दिया कि शासन की ड्यूटी है, कोई भी राष्ट्रीय नेता आता है तो पूरी हम व्यवस्था करते हैं। राहुल गांधी की एमपी में पदयात्रा को लेकर कांग्रेस में गजब का उत्साह है। हालांकि इसका सियासी फायदा कितना मिलेगा इसके लिए इंतजार करना होगा। एक तरफ एमपी कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्साहित है, वहीं दूसरी ओर खंडवा पहुंचे दिग्गज कांग्रेस नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी की पदयात्रा की तैयारी देखने पहुंचे थे प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, अरुण यादव और सज्जन सिंह वर्मा के सामने ही कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। ये लोग खंडवा प्रभारी कैलाश कुंडल का विरोध कर रहे थे। राजनीति से संन्यास की खबरों के बाद उमा भारती ने कहा है कि उनके ट्वीट का गलत मतलब निकाला गया। उमा भारती ने ट्वीट किया है कि मैं 17 नवंबर
1992 को अमरकंटक में संन्यास ले चुकी हूं। मेरा नाम उसी समय उमा भारती से उमा श्री भारती हो चुका है। उन्होंने लिखा है कि मेरे गुरुजी के बाद अब जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज गुरु स्थान पर हैं और उन्होंने मुझे आज्ञा दी है मैं सबको हिदायत दूं कि मुझे संबंधों से संबोधित ना किया जाए। मैं अब दीदी माँ, जी हाँ, अब मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती दीदी माँ कहलाएंगी। 17 नवंबर को उमा भारती को संन्यास लिए 30 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में बचपन से लेकर संन्यास लेने, राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कई अहम बातें भी लिखी हैं। उमा भारती ने परिजनों को सभी बंधनों से मुक्त करने और खुद के भी पारिवारिक बंधनों से मुक्त होने की बात कही है। खबर ग्वालियर से है, जहां पर शहर के 50 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस जारी हुआ है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी किया। अस्पताल संचालन के लिए बोर्ड से अनुमति नहीं ली थी। अस्पताल निर्माण के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नहीं ली थी अनुमति। इंदौर में युवती के वायरल वीडियो के मामले में जुड़ी बड़ी खबर है और युवती ने थाने में मीडिया कर्मी को थप्पड़ मार दिया। वीडियो में नजर आ रही युवती ने थाने में थप्पड़ मार दिया मीडिया कर्मी को। बयान देने के बाद थाने पहुंची युवती ने थप्पड़ मारा है। केबिन से बाहर निकली युवती ने मीडिया कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया और मीडिया कर्मियों पर अपनी गुस्सा निकाला। क्या कहना चाहेंगे आप? 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 अधिक जानकारी के लिए सीधे इंदौर का ही रुख कर लेते हैं हम। विकास सिंह चौहान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। विकास, आखिर ये कैसा रवैया है, कैसा व्यवहार मीडिया कर्मियों के साथ? एक तो जो वीडियो वायरल हुआ वो कई सारे सवाल भी खड़े करता है। दूसरा, जब मीडिया ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की, चलिए बातचीत आपने नहीं की, लेकिन ऐसा रवैया बिल्कुल ठीक नहीं। बिल्कुल सुमित, इसीलिए कहा जाता है चोरी और ऊपर से सीना चोरी। एक युवती का ऐसा वीडियो वायरल हुआ जो कि वाकई में अशोभनीय प्रतीत होता है, समाज के लिए कतई सभ्य नहीं माना जा सकता है। इसी युवती को जब विजयनगर पुलिस ने तलब किया तो उस युवती का बयान लेने के लिए, उससे जानकारी लेने के लिए तमाम मीडिया कर्मी जब विजयनगर थाने पहुंचे, उस दौरान युवती ने मीडिया कर्मी को ही थप्पड़ जड़ दिया। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि इंदौर विजयनगर पुलिस जो है उस मीडिया कर्मी को जिसने थप्पड़ मारा था, उस युवती को पनाहगार साबित हुई। उस युवती को पहले थाने के भीतर बैठाया और पीछे के रास्ते से उसे वापस उसके घर भेज दिया। ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि थाने के भीतर जिस मीडिया कर्मी को थप्पड़ जड़ा है उसकी आखिर मंशा क्या है, क्या वह कार्रवाई करवाना चाहता है अथवा नहीं करवाना चाहता है। तो साफ तौर पे आप देखिए ये कितना बड़ा कानून का मखौल है कि जिस प्रकार से थाने के भीतर मीडिया कर्मी पर हमला होता है और उसके बाद पुलिसकर्मी आसानी से उस युवती को यहाँ से थाने से घर के लिए रवाना कर देते। इसके बाद थाना पर जो मौजूद अधिकारी है उनकी दलील यह है कि यदि मीडिया कर्मी शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत पर कार्रवाई होगी, उसके बाद उस युवती के फिर से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि जिस युवती का अशोभनीय वीडियो वायरल हुआ उस युवती को बाकायदा यहाँ पे संरक्षण पुलिस का मिल गया। आप आसानी से इस तरह के वीडियो वायरल कीजिए, आप समाज के लिए एक अशोभनीय संदेश दीजिए, आप पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि आप नहीं चाहते हैं। जबकि इसी प्रकार का चौराहे पर खड़े होकर यदि कोई 4 युवक हंगामा भी करते हैं तो पुलिस साधारण सा 151 के तहत कार्रवाई कर देती है, लेकिन युवती को उसके बयानों के आधार पर खुला छोड़ दिया गया। और उससे भी बड़ी बात, जब खुला छोड़ने के बाद उस युवती ने मीडिया कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया, उसके बाद फिर से वह वापस आसानी से अंदर थाने में जाती है, कुछ देर बैठती है और पुलिसकर्मी अपने संरक्षण में उस युवती को वापस उसके वाहन तक पहुंचा देते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए सुमित की चोरी और ऊपर से सीना चोरी, साफ तौर पर कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि उस युवती विकास मैं चाहूंगा आप मखौल उड़ाने के लिए वो युवती यहाँ पहुंची थी। पुलिस कर्मियों से बात करें इस बारे में कि मीडिया कर्मी को थप्पड़ मारा है, इस पर कोई जवाब देना चाहेंगे पुलिस के अधिकारी या पुलिसकर्मी? जरा बात कीजिए उनसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल सुमित, हम उस वक्त जो थाने पर मौजूद मैडम थी, जो महिला पुलिस अधिकारी जिन्होंने उस युवती के बयान लिए थे, वो खुद यहाँ मौजूद हैं, जो कि उस युवती को छोड़ने भी बाहर तक गई थी। मैम, कौन थी युवती, क्या बताया उसने वायरल वीडियो के आधार पर? उसका ये कहना था कि उसके भाई के साथ उसका झगड़ा हुआ था, कजन भाई था, उससे झगड़ा हुआ था, उस आधार पे चिल्ला चोट हुई थी, यही उसने बताया था। कानून का इतना भी खौफ नहीं कि थाने के भीतर मीडिया कर्मियों पर हमला हो जाए? मैं थोड़ा आगे थी, मैं नहीं देख पाई थी। आप छोड़ने आप ही आए थे उसको थाने के केबिन से बाहर? लेकिन मैं आगे थी तो मैं देख नहीं पाई थी उसे। अब किस प्रकार की कार्रवाई होगी? अब वरिष्ठ अधिकारी जैसा आदेश करेंगे। सुमित, आपने देखा कि ये सब इंस्पेक्टर मैडम है, सीमा धाकड़ जिनका नाम है, ये ही उस युवती के इन्होंने ही बयान लिए, जो कि खुद थाना प्रभारी उस वक्त मौजूद थे। और आप देखिए, अब उन्हें फिर से एक बार वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का इंतजार है कि वरिष्ठ अधिकारी जिस प्रकार का आदेश देंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो आप साफ तौर पर मानिए कि यदि आप किसी को कुछ भी करना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, जब तक अधिकारी उस पर स्वतः संज्ञान ना ले। अब इसी प्रकार से इस वीडियो की अगर बात कर ली जाए तो ये वीडियो आसानी से वायरल हुआ और उसके बाद जब बड़े अधिकारियों ने निर्देश दिए तो जांच शुरू हुई, कार्रवाई हुई, अथवा कार्रवाई ये भी माना जा सकता है कि सिर्फ औपचारिकता के तौर पर कार्रवाई हुई। युवती जो है वो अपने बयान देकर यहाँ से रवाना हो गई और जाते वक्त उसमें इतना जोश था, वो इतनी बेखौफ थी, कानून का कतई खौफ नहीं था कि उसने मीडिया कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। निश्चित। और विकास, आपने उन पुलिस महिला कर्मचारी से, अधिकारी से बात करने की कोशिश भी की है, लेकिन उन्होंने इतना कुछ नहीं बताया। और चूंकि ये सब थाने में हुआ है, इसलिए कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रही है पुलिस। वाकई में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार से उस युवती ने थप्पड़ जड़ा और उसके बाद बेखौफ होकर यहां से रवाना हो गई, ये बताने के लिए पर्याप्त हो जाता है कि इसके वीडियो भी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिए गए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आपको आपके थानों में सीसीटीवी होने चाहिए, साउंड रिकॉर्डर होने चाहिए। इसके बावजूद थाने पर अभी अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना कि आप शिकायत करेंगे तब जांच की जाएगी। पुलिस को अब भी ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास साक्ष्य नहीं है। यदि वाकई में इतने संसाधन है, जबकि मीडिया कर्मी खुद सभी मौजूद थे, ये वीडियो भी अब मीडिया कर्मी के साथ मारपीट का जो है वो वायरल हो चुका है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे माना जा सकता है कि पुलिस का जो रवैया है वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों के प्रति ठीक नहीं है। उस युवती के लिए कहीं ना कहीं ये लोग अभी भी इसी साफ तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं, जिसने थाने के भीतर, थाना परिसर में एक मीडिया कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका विकास, जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे?